तो स्वागत है आपका एके क्लासेस में। एके क्लासेस में फिर से आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, बहुपद चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, बहुपद चैप्टर में हमें पहले बहुपद के बारे में ही पढ़ना होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक बातें बताएंगे, यानी कि जो इसके लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, समझो जरा ध्यान से, बहुपद क्या होता है। यहाँ पर देखो, बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? तो बहुपद का मतलब देखो क्या होता है। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कर लो। बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब ठीक है संख्याएं होती है एक प्रकार पर। तो बहुपद का मतलब क्या होगा, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। यानी कि अब देखो, समझो क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में, जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी, फिर पूर्ण संख्याएं पढ़ाई थी मैंने। उसके बाद मैंने पूर्णांक पढ़ाए थे आप लोगों को। मैंने फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, ये सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारी संख्याएं पढ़ाई थी मैंने। पढ़ाई थी नहीं? तो अब इसमें देखो एक शब्द आया यहाँ पर पूर्ण संख्या। क्या आया? पूर्ण संख्या। यानी कि बहुपद ऐसे बीजगणितीय व्यंजक होंगे जिसमें जो हमारे बहुपद की जो घात है वो क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब देखो जरा ध्यान से, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे पद होंगे। देखो जरा समझो, यहाँ पर जैसे हमने बात करी, यहाँ पर ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात क्या होगी? सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक पद ये आ गया चर। क्या आया? चर। अब देखो जरा ध्यान से, दो चीज होती है। अगर मैंने कोई संख्या लिखी, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया इधर एक्स। क्या लिखा? एक्स। ये जो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान 1 2 3 4 5 कुछ भी जो संख्या होगी, इन्हें तो बोल देंगे हम अचर। क्या बोल देंगे? अचर। ये अचर पद हो गए। ठीक है, फिर जो हम एक्स वाई जेड, ठीक है, पी क्यू आर, इन शब्दों के रूप में लिखेंगे, उन्हें बोल देंगे हम चर पद। क्या बोल रहे भाई? चर पद। समझ भाई बात सभी को? तो ये संख्यात्मक मान हो गए, ये तो हो गए अचर। ठीक है, और जो ये एक्स वाई जेड के रूप में जो लिखे जाएंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देंगे? चर पद। क्या बोल देंगे? चर पद। देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक है, 2 और एक्स, देखो ये अचर पद है और ये क्या है? चर पद। चर और अचर ये दोनों मिल कर, ठीक है, जब एक पद का निर्माण करेंगे तो उस पद को बोल लोगे हम बहुपद। क्या बोल लगे? यानी कि जिसमें एक से अधिक पद होंगे उसे क्या बोल लगे हम? बहुपद। क्या बोल लगे भाई? बहुपद। समझ में आया सभी को? यानी कि बहुपद क्या होगा? बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होगा जिसमें चर पद की जो घात है सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। चर पद की घात क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। उसे इसे भी समझो, देखो एक पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पर हमने अभी तक समझाया आप लोगों को बहुपद। क्या बताया? बहुपद। बहुपद क्या होगा? जिसमें एक से अधिक क्या होंगे? पद होंगे, उसे क्या बोल लगे हम? बहुपद। देखो जिसमें हमने एक पद लिया अचर और दूसरा लिया चर, इन दोनों को मिला करके क्या बना यहाँ पर? 2x। ये क्या बना हमारा? बहुपद। क्या बना? बहुपद। और बहुपद की हमने एक खास बात बताई, बहुपद उसे हम तब कहेंगे जब किसी भी चर पद की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब चर पद की घात एक पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? पूर्ण संख्या किसे किसे पता? पूर्ण संख्या क्या होती है? मैंने बताया था आप लोगों को, प्राकृतिक संख्याएं होती है जिनकी स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 अनंत तक की जितनी भी संख्या है वे सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं बताई थी मैंने। फिर इसके बाद होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होती है जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो भी सम्मिलित होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद अनंत तक की जितनी भी संख्या है उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुपद क्या होगा? ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात सदैव पूर्ण संख्या होगी। सदैव पूर्ण संख्या होगी। जैसे देखो यहाँ पर ये चर पद है, ये चर पद है। यहाँ पर देखो ये एक्स दिख रहा, इसकी घात कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? इसकी घात मतलब पावर कितनी दिखाई दे रही? कितनी दिखाई दे रही? जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1। ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 0 भी हो सकती है, एक्स की पावर 1 भी हो सकती है, एक्स की पावर 2 भी हो सकती है, एक्स की पावर 3 भी हो सकती है। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी कि ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात हमेशा क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या बोल देंगे? बहुपद। क्या बोल देंगे? बहुपद। देखो यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है।
ठीक है। ठीक इसी के आधार पर मैंने आप लोगों को कहा, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर 3x, तो बताओ बहुपद होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये 3x मैंने लिखा, ये बहुपद है या नहीं है? है। अब देखो इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x², बहुपद है या नहीं है? है ना, ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिख दिया 6y², तो बताओ बहुपद होगा या नहीं होगा? भाई देखो होगा, ये चर पद की घात कितनी है? एक पूर्ण संख्या होगी यहाँ पर। अब मैंने ऐसा कह दिया कि 1/x की पावर यहाँ पर लिख दिया 2, ऐसे लिख दिया। ये बताओ ये बहुपद होगा या नहीं होगा? 1/x की पावर 2 बहुपद होगा या नहीं होगा? होगा। ये नहीं होगा, इसका थोड़ा ध्यान करो। ये देखो बटे में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? हमने क्या कहा, बहुपद केवल वही बीजीय व्यंजक होगा जिसकी जो चर पद की घात वो क्या होनी चाहिए? सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अब देखो जरा ध्यान दीजिए, 1/x² लिखा मैंने, क्या लिखा? 1/x²। अब ये बटे में लिखा हुआ, क्या में लिखा हुआ? बटे का मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। अब ये x की पावर 2, अगर मैं x को ऊपर लेकर जाऊंगा, बटे के ऊपर लेके जाऊंगा सर, ठीक है, तो ये x की पावर अगर प्लस की ना तो ऊपर जाके कहीं हो जाएगी माइनस की, यानी कि x की पावर कितनी होगी? -2, ठीक है। और -2 पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? नहीं होती। जब होती नहीं तो इसका मतलब ये कि पूर्णांक, ये हमारा बहुपद थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये कैसी संख्या होगी? यहाँ पर देखो एक पूर्णांक आ गए, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक में माइनस वाली संख्या में सम्मिलित होती है, लेकिन हमने क्या कहा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात सदैव क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो ये वाली जो संख्या है ये हमारी बहुपद नहीं होगी। बताओ समझ में आया इतनी बात? तो बहुपद समझ में आया। बहुपद क्या होता? यानी कि बहुपद एक ऐसे बीजगणितीय व्यंजक हो गए जिसमें चर पद की घात कितनी होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये हमारा था बहुपद। बताओ बहुपद समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर लिखा हो देखो 2x, ये एक बहुपद हो गया। x² + 2x, ये भी एक बहुपद हो गया। x + 1, ये भी एक बहुपद हो गया। 2x² + y + 1, ये भी क्या हो गया? बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के बारे में मुझे ऐसा लगता है तुम समझ गए होंगे। समझ गए भाई सबके सब? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हम बहुपद के बारे में आपका पढ़ते हैं कि बहुपद आगे और क्या होगा, ठीक है। इसे मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था तुम्हें, ठीक है भाई। ध्यान रखना, ये हमारा बहुपद क्या होगा? बहुपद एक ऐसे बीजगणितीय व्यंजक होंगे जिसमें चर पद की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत पर क्या होती है? समाप्त, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुपद के प्रकार। किसकी बात करते हैं? अब जो बहुपद है, बहुपद के प्रकार भी होते हैं। मैंने इसके बारे में आप लोगों को 9th क्लास में भी पढ़ाया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यह है अब बहुपद के प्रकार। बहुपद तो समझ गए, बहुपद तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या होगी, उसे क्या बोल लगे हम? बहुपद, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में जो पहला प्रकार होता वो आता पदों के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कि जो बहुपद है वो कितने पद में है? 1 पद में है, 2 में है, 3 में, 4 में, कितने पद में दे रखा है, तो उसके आधार पर होता है। देखो यहाँ से पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। तो पहले नंबर पर आता है एक पद। एक पद में बहुपद, अगर पूरा लिखेंगे सर तो ये होगा एक पद में बहुपद, यानी कि एक पद में लिखे जाएगा। कितने पद में? एक पद में। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कहा, मैंने एक संख्या लिख दी यहाँ पर 5, ठीक है, ये अचर पद है, ठीक है। इसके साथ में एक संख्या मिलाकर लिख दी मैंने y, ठीक है। तो ये बताओ बहुपद होगा या नहीं होगा? इसमें तो एक से अधिक क्या आ रहे पद मिल रहे, तो ये हमारा एक क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? कितने पद में? ये एक पद में। कितने में? एक, ठीक है। यानी कि ये एक पूरा बहुपद हो गया, यानी कि एक बहुपद होगा, यानी कि एक पद में। कितने पद में? ठीक है। देखो यहाँ से जैसे लिखा हुआ मैंने 2x, क्या लिखा हुआ? 2x, ये एक पद में। यहाँ 2x², ये भी एक पद में बहुपद है, यानी कि इनकी पावर देखो, पावर से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने कहा ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इनकी पावर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो एक से अधिक पद नहीं दिखाई दे रहे होंगे,
इसलिए ये बहुपद कैसे होंगे, एक पद में बहुपद इसमें होंगे। जैसे मैं यहाँ पर और भी लिख सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने कहा यहाँ पर 3x⁴ अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये भी एक पद में बहुपद है, ठीक है। एक ही पद दिखाई देगा, उससे अलग कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो एक पद में बहुपद हो गया। मैंने कहा इससे अलग और ले लो, और भी कोई संख्या ले लो। मैंने कहा यहाँ पर हमने कहा 10x⁻³ लिख दो, तो ये भी तो एक पद में ही बहुपद है, एक पद में बहुपद है, ठीक है। अब इसके बाद दो पद में बहुपद क्या होता है, इसका दूसरा प्रकार है द्विपद। दूसरा प्रकार क्या है इसका, द्विपद। यानी कि द्विपद का मतलब जिस बहुपद के अंदर दो पद होंगे। कितने पद होंगे, दो। देखो जरा ध्यान से, ये द्विपद में बहुपद है। दूसरा प्रकार है इसका पदों के आधार पर, ठीक है। देखो यहाँ पर x, ये एक बहुपद हो गया, प्लस इसके साथ में क्या जोड़ दिया मैंने, दो। तो कितने पद हो गए, ये दो। यानी कि x + 2 द्विपद, ठीक है। यानी कि दो पदों में बहुपद हो गया। यहाँ पर 3x² + 5, एक पद ये रहा, दूसरा इसके साथ में और जोड़ दिया, कितने हो गए, दो पद। इसी तरीके से देखो 5x + 3, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पद ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, दो। यानी कि द्विपद में बहुपद हो गया, ठीक है। इससे अलग हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने कहा आप लोग ऐसा लिख दो, यहाँ पर 6y² + 5, इस तरीके से लिख दो। ये भी देखो एक पद ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, दो पद हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा है यहाँ पर आप लोग यहाँ लिख लो 9y³ + 6, ऐसा लिख दो। ये भी देखो दो पद में होगा। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, दो। कितनी होगी, तो उसे बोल लगे द्विपदी बहुपद। क्या बोल लगे, द्विपदी बहुपद। फिर ठीक है। इसके बाद आता है त्रिपद। क्या था, त्रिपद। यानी कि जिसमें तीन पद दिए गए हो। कितने पद, तीन पद। देखो यहाँ पर x² 1 + x 2 और +1 कितने हो गए, 3। कितने पद हो गए, 3। यानी कि तीन पदों में बहुपद हो गया। कितने में हो गए, तीन पदों में, ठीक है। ऐसे देखो 2x² 1 + 5x 2 + 2 कितने हो गए, 3, ठीक है। यानी कि तीन पद में बहुपद है। कितने में, तीन पद। इस तरह और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैंने कहा आप लोग ऐसा लिखो भाई 7x² + 2x - 4, इस तरीके से लिख दिया। इसमें भी देखो 1 2 3 कितने पद हो गए, 3। इनके तीन पदों में बहुपद हो गया, ठीक है। तो इससे अलग आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैंने कहा इनके पीछे आप लोग आदि लगाए, क्या लगा लो, इसके जैसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तीन पदों में बहुपद। कितने हो गए, तीन पदों में बहुपद, यानी कि त्रिपद बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो ये पदों के आधार पर समझ में आया सभी को बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक पद होगा उसे एक पद में बहुपद बोल लेंगे। जिसके अंदर दो पद होंगे उसे बोल लेंगे द्विपद बहुपद। जिसके अंदर तीन पद होंगे उसे बोल लेंगे त्रिपद बहुपद। समझ में आया सभी को, ठीक है भाई। ये तीन पदों में बहुपद हो गए, ठीक है। अब इसके बाद है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। एक होता है रेखीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, फिर तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। देखो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद होगा उसमें देखो सबसे पहले नंबर पर आता है रेखीय बहुपद। क्या आता है, रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद देखो क्या होता है, जिस बहुपद में, ठीक है, जो चर पद की घात है, चर पद की घात कितनी होगी, एक होगी, उसे बोल लेंगे रेखीय बहुपद। क्या बोल लेंगे, रेखीय बहुपद। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इसमें जरा ये लिखा हुआ ax + b, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। यहाँ पर a b ये जो दिए गए हैं इन्हें समझो पहले जरा ध्यान से। ये क्या है, जहां ये a, b, ठीक है, ये हमारे अचर पद है। क्या है, ये अचर, ठीक है। यानी कि इनकी जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से। और जो इसमें लिखा हुआ x लिखा हुआ, x क्या है इसके अंदर, ये चर पद है। क्या है, ये चर पद, ठीक है। यानी कि चर के बारे में बताया हुआ, एक चर, दो चर, तीन चर, उसके बारे में बताया हुआ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ax + b, ठीक है, रेखीय बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रेखीय बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax + b, यानी कि सामान्य फॉर्मूला है इसका।
ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यानी कि इसमें जो चर पद होगा उसकी घात केवल एक होगी। कितनी होगी? एक, ठीक है। तो उसे बोल लेंगे हम रेखीय बहुपद। जैसे इसका एग्जांपल समझो, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो इधर एक चर वालेगा, मैंने कहा ऐसे लिख दो 2x+1, ऐसा लिख दिया मैंने 2x+1। यहाँ पर चर पद की घात कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? एक, एक। तो यानी कि ये क्या है? रेखीय बहुपद। कैसा होगा ये? रेखीय बहुपद। इसी तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x+2, चर पद की घात कितनी है? एक, रेखीय बहुपद, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर आप ऐसे लिखो 4x+3, ठीक है। चर पद की घात कितनी दिखाई दे रही है? एक। तो ये कैसा होगा? रेखीय बहुपद, ठीक है। ये रेखीय बहुपद के उदाहरण है। इसमें जो अधिकतम पावर होगी, चर पद की अधिकतम पावर होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी? एक होगी। उसे बोल लगे रेखीय बहुपद। क्या बोल लगे? रेखीय बहुपद। समझ में आया सभी को भाई? अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। किसकी बात करते हैं? द्विघात बहुपद, ठीक है। ये बताओ रेखीय बहुपद समझ में आया? जी समझ में आया ना? यानी कि जिसमें चर पद की घात कितनी होगी? एक, वो होगा रेखीय, ठीक है। ये देखो 2x+1, 3x+2, ठीक है, 4x+3, ठीक है। ये सारे सारे कैसे हैं? रेखीय बहुपद। कैसे हैं? अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। किसकी बात करते हैं? तो द्विघात बहुपद के लिए जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? दो। कितनी होनी चाहिए? दो। अधिकतम घात या पावर कितनी होनी चाहिए उसकी? दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो ax² + bx+c, ठीक है। इसमें जो अधिकतम घात है, सबसे ज्यादा घात कितनी दिखाई दे रही है? कितनी दिखाई दे रही है? दो से अधिक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। कैसा होगा? द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ भी ए बी सी जो है इनका मतलब यही है, अचर पद है, यानी कि संख्यात्मक मान 1 2 3 कुछ भी संख्या लिखी जा सकती है। और यहाँ पर एक्स क्या है? चर पद है, ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं है जी, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, इसका एग्जाम्पल लिखा हमने। जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, द्विघात बहुपद को दर्शाने की कोशिश करी, इसका एग्जांपल लिया मैंने, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई x² + x+2, ठीक है। इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही? दो। जिसकी अधिकतम घात दो होगी वो होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा? देखो फिर यहाँ पर फिर मैंने कहा यहाँ लिख दो 5x² प्लस यहाँ पर x+2, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये भी कैसा है बताओ? द्विघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है? दो। तो ये कैसा होगा? द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर 6x² + 2, ऐसा लिख दिया, ये बताओ ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है या नहीं है? इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? दो। तो ये भी क्या था? द्विघात बहुपद हो। कैसा होगा? ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया सभी को भाई? द्विघात बहुपद क्या होता है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। किसकी बात करते हैं? त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद क्या होंगे? त्रिघात बहुपद वे बहुपद होंगे जिसमें बहुपद की घात अधिकतम कितनी होगी? 3 होगी। उसे क्या बोल देंगे? त्रिघात बहुपद। जैसे ax³ + bx² + cx+d। यहाँ पर a b c d ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये संख्यात्मक मान है, यानी कि अचर पद है। क्या है? अचर पद। अब देखो इसके एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद के। जैसे कोई भी मैंने बहुपद लिख दिया जिससे अधिकतम घात कितनी होती है? मैंने कहा यहाँ पर 3x³ + 2x² + 3x+4, इस तरीके से लिख दिया। तो ये बहुपद कौन सा है? हमारा त्रिघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर 5x³ + 2x² + 6x+n। ये भी कैसा होगा? त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद होगा ये? त्रिघात बहुपद। इससे अलग और भी एग्जांपल लिख लो।
मैंने कहा 5x³ प्लस 2x+1, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये बहुपद भी कैसा होगा? त्रिघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो ये भी कैसा होगा? त्रिघात बहुपद। बताओ समझ में आया सभी को? ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट है हमारा ये इधर, चर के आधार पर बहुपद। ठीक है, यानी कि चर पद अगर एक से अधिक आ गए तो उन्हें किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं, चर के आधार पर बहुपद। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर एक चर वाले बहुपद की। किसकी बात करते हैं? एक चर वाले बहुपद की। किसकी बात करते हैं? चर के आधार पर जो पहला प्रकार होगा वो क्या होगा? एक चर वाले बहुपद। कैसे? एक चर वाले, यानी कि जिसमें एक चर होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल लिखा, x² प्लस 3x+5। इसमें चर पद कौन सा यूज हुआ ये बताओ? x, देखो क्या यूज हुआ? x। इस तरफ तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही चर यूज हुआ, तो इसलिए से बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। क्या बोल रहे हैं? हमें इसमें घात तक कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, हमें चेक करना कि बहुपद में चर कौन से वाला है, कितने यूज किए गए। ठीक है, यहाँ पर देखो x, यहाँ पर y एक जैसा यूज करेगा, यानी कि एक चर वाला बहुपद है ये। कैसा? एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक चर वाले बहुपद की। तो एक चर वाले बहुपद के बारे में बता देना, यानी कि जिसमें एक ही पद में जो मतलब चर होगा उसमें एक ही चर का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे x, यहाँ पर x² लिखा हुआ, x लिखा हुआ, चर कितने यूज हुए इसमें? एक। ठीक है, तो एक चर वाले बहुपद में एक ही चर दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो x² हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 5 हो गया। ठीक है, एक बहुपद ये हो गया, ये भी एक चर में देखो x वाला ही दिखाई दे रहा है इसमें केवल। यहाँ दूसरा देखो 4y² माइनस 2y+1। ठीक है, इसमें देखो y का यूज हुआ। ठीक है, तो ये एक चर में बहुपद हो गया। ठीक है, फिर इससे अलग हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर आप ऐसा लिख लो 4z², ठीक है, माइनस 2z+1, इस तरीके से लिख लो। इसमें भी देखो एक ही चर यूज हुआ, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। कैसा होगा? एक चर वाला। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले की, दो चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद। ठीक है, तो दो चर वाले बहुपद में क्या होंगे? दो चर पद पाए जाएंगे। कितने? दो। देखो यहाँ x प्लस y प्लस 2, x प्लस y प्लस 2। ठीक है, देखो x एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया, यानी कि कितने चर पाएंगे इसमें? दो। ठीक है, तो x प्लस y प्लस 2, ये क्या होगा? हमारा दो चर वाला बहुपद। कैसा हो गया? दो चर वाला बहुपद। इसी तरीके से यहाँ पर देखो x² प्लस y² प्लस 3, चर पद कितने? x और y, कितने यूज हुए? दो। तो दो चर वाले बहुपद होंगे। कैसे होंगे? दो चर वाले। इससे अलग और भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हमने कहा y² प्लस z, ठीक है, -3। यहाँ पर भी देखो कितने चर पद यूज हुए? दो। तो ये कैसा होगा? दो चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, इससे अलग और भी हो सकते हैं, उसे हम दर्शा देते हैं आदि का। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीन चर वाले बहुपद की। किसकी बात करते हैं भाई? तीन चर वाले बहुपद। नाम से पता चल रहा, तीन चर। जिस बहुपद के अंदर तीन चर पद यूज होंगे उसे बोल रहे हैं तीन चर वाले बहुपद। क्या बोल रहे हैं? जैसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो x अलग पद हो गया, x अलग चर पद हो गया, y अलग चर पद हो गया, z अलग चर पद हो गया। 1 2 3, यानी कि जिस बहुपद में तीन चर पदों का यूज किया जाएगा तो उसे बोल लगे तीन चर वाले बहुपद। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसी तरीके से देखो x² प्लस y² प्लस z² प्लस xy। ठीक है, देखो x y z, x y, इनमें तीन चर ही दिखाई दे रहे हैं, x y z, इनसे अलग तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो कितने पद हो गए? तीन पद वाले बहुपद, यानी कि तीन चर वाले बहुपद हो गए। ठीक है, इससे अलग और भी दर्शा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसा x², ठीक है, प्लस y² प्लस 2z², ठीक है, प्लस 3x या 2xy, इस तरीके से दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये भी देखो 1 2 3, कितने चर पद आ रहे हैं इसमें? तीन। तो तीन चर वाले बहुपद हो सकते हैं।
आधी करना। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई सभी को भाई। तो बहुपद के बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने यहाँ पर दे दी। इससे आगे कुछ कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा मैं अभी। तो अब हम बहुपद को ग्राफ पे दर्शाना सीखेंगे कि बहुपद को ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं। पहले हम ग्राफ समझते हैं। देखो ग्राफ में हम क्या क्या चीज समझेंगे। पहले हम देखो, सबसे पहले हमने आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया था, 9th क्लास में सिखाया था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दोबारा बताता हूँ। अगर कोई रेखा इस तरीके से सीधी रेखा दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ऐसा पड़ी हुई रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है, इसे हम बोलते थे क्षैतिज रेखा। क्या बोलते थे भाई? क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है। अगर इसके बीचों बीच से हम एक रेखा और गुजारना है इस तरीके, ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या बोलते थे? समझ लो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पर, कोई भी मोबाइल फोन में नहीं देखना। यहाँ देखो, देखो जरा ध्यान से। अगर हमने कोई सीधी रेखा ऐसे खेल दिया अब, ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या बोलते थे? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते थे? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, यहाँ जहाँ एक दूसरे में ये प्रतिच्छेद कर रही थी दोनों रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे, ठीक है, इसे हम बोलते थे मूल बिंदु। क्या बोलते थे? मूल बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते थे। क्या बोलते थे? और सा डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जीरो भी बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर मूल बिंदु हो गया। ठीक है, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया? प्रतिच्छेद किया। ठीक है, यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहां पर जो पूरा का पूरा एक तल बनता, इसे बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। 9th क्लास में आप लोगों को मैंने बता रखा, ये पूरा का पूरा जो तल है ना, ये क्या? कार्तीय तल होगा। क्या होगा? कार्तीय तल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो अक्षैतिज रेखा है, अक्षैतिज रेखा को अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी अक्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर ये अगर मैं मूल बिंदु से इधर की साइड की बात करूंगा, राइट हैंड की साइड की बात करूंगा, तो यहाँ पर ये होगा हमारा एक्स अक्ष। क्या होगा? एक्स अक्ष। क्या होगा? एक्स अक्ष, जिसे एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर मूल बिंदु से, ठीक है, लेफ्ट हैंड की साइड में जाऊंगा, ठीक है, तो इधर बोल रहे हम इसे एक्स डैश अक्ष। क्या बोल रहे हैं? एक्स डैश अक्ष। है तो पूरा पूरा क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, लेकिन मूल बिंदु से, ठीक है, राइट हैंड साइड को जो होगा उसे बोल देंगे एक्स अक्ष। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड को होगा उसे बोल देंगे एक्स डैश अक्ष। समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की ओर जाओगे, टॉप की ओर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसे बोल देंगे हम वाई अक्ष। क्या बोल देंगे? वाई अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है, मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर गए तो उसे बोल देंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष। क्या बोल देंगे? वाई अक्ष। ठीक है, और अगर नीचे की ओर चलेंगे, बॉटम की ओर चलेंगे, ठीक है, तो इसे बोल देंगे हम वाई डैश अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई डैश अक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भाई? कोई समस्या? तो अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर गए तो उसे वाई अक्ष, अगर मूल बिंदु से नीचे की ओर गए तो वाई डैश अक्ष। समझ में आया सभी में यहाँ तक? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो जो ये एक्स अक्ष, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर चलेंगे, तो जितनी भी संख्याएं होगी यहाँ पर, वह सारी की सारी का होगी प्लस में। यानी कि यहाँ हम बोलेंगे +1, +2, +3, +4, और मूल बिंदु पर क्या होती है? 0 संख्या होती है। क्या होती है? 0। इसे भी दर्शाओ। ठीक है, अगर हम मूल बिंदु से इधर की ओर चलेंगे, एक्स डैश अक्ष की ओर, ठीक है, तो इधर आप लोगों को जितनी भी संख्याएं प्राप्त होगी वे माइनस में प्राप्त होगी। में प्राप्त होगी? माइनस में। ठीक है, ये माइनस में प्राप्त होगी हमें। जैसे -1, -2, -3,
-4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई समस्या? इसी तरीके से अगर हम y अक्ष की ओर चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है, तो y अक्ष पर जितनी भी संख्याएं होंगी जो हमें प्राप्त होगी वे सारी की सारी प्लस में होंगी। +1, +2, +3, +4। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरीके से अगर हम मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे y डैश की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं प्राप्त होगी हमें, ठीक है, उन संख्याओं को हम बोल लगे, ठीक है, तीनों संख्याएं माइनस में होगी, जैसे -1, -2, -3, -4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, सभी को x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष, इन सब के बारे में पता चल गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर हमें पता चल गया जो x अक्ष है वो पूरा का पूरा क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। x डैश अक्ष, ठीक है, ये होगा नेगेटिव, ठीक है। y अक्ष ऊपर वाला क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है, और y डैश अक्ष क्या होगा? नेगेटिव। समझ मारा सभी यहाँ तक? अब हम बात करते हैं, जब ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ने एक दूसरे को क्या किया था? प्रतिच्छेद दिया था, तो यहाँ पर बना था कार्तीय तल। क्या बना था? और ये कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित हुआ, ठीक है। एक हुआ यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ। 4 भागों में क्या हुआ? विभाजित, ठीक है। देखो एक भाग ये प्राप्त हुआ इधर हमें, एक भाग ये प्राप्त हुआ, ठीक है, एक भाग ये प्राप्त हुआ इधर, और एक भाग ये प्राप्त हुआ इधर, ठीक है। 4 भाग प्राप्त हुए। इन चारों भागों को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। यानी कि ये जो प्रथम उसमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है ऐसा बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। इसी तरीके से ये होगा हमारा सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। और ये होगा हमारा थर्ड चतुर्थांश, ठीक है। और ये होगा हमारा क्या? फोर्थ चतुर्थांश। समझ में आया सभी को? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। समझ में आया सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी देखो जो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है, अगर हम किसी भी बहुपद को दर्शाओगे किसी भी बहुपद को दर्शाओगे, ठीक है, तो उसके लिए देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहला जब भी किसी भी बहुपद की हम वो दर्शाते हैं, मतलब उसके वो मान दर्शाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स वाले। कौन से लिखते हैं? एक्स वाले, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष पर जो होगा वो लिखेंगे। उसके बाद कोमा लगा के क्या लिखते हैं? वाई अक्ष वाला। क्या लिखते हैं? वाई अक्ष वाला। अब देखो जरा ध्यान से, एक्स अक्ष पर जितनी भी संख्या है कैसी है? प्लस की, यानी कि एक्स अक्ष भी प्लस का होगा इसमें, कोमा वाई अक्ष ये वाला देखो फर्स्ट चतुर्थांश प्लस का माइनस का? प्लस का। यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी मान होंगे वे प्लस के होंगे। कैसे होंगे? प्लस के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड चतुर्थांश की। किसकी बात करते हैं? सेकंड चतुर्थांश की। सेकंड चतुर्थांश में देखो यहाँ पर हमने क्या बताया आप लोगों को, जब भी किसी भी चतुर्थांश में हम किसी भी बहुपद के मान दर्शाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखना एक्स पर जो होगा, एक्स अक्ष को इधर देखो, यहाँ पर एक्स अक्ष को क्या है? सारी संख्या क्या है? माइनस में, ठीक है। यानी कि सेकंड चतुर्थांश में एक्स अक्ष होगा माइनस का, ठीक है। और वाई अक्ष बताओ कैसा है? प्लस का, ठीक है। तो सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है, एक्स अक्ष होगा माइनस का और वाई अक्ष होगा प्लस का, ठीक है। फिर इसी तरीके से थर्ड चतुर्थांश को देखो, ठीक है। थर्ड चतुर्थांश को भी देखना आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं एक्स की, उसके बाद करते हैं वाई की, ठीक है। तो एक्स अक्ष को देखो कैसा दिखाई दे रहा? माइनस का, ठीक है, इसमें माइनस का, कोमा वाई अक्ष बताओ कैसा दिखाई दे रहा? माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का होगा।
ठीक है, यानी कि इसमें एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, फिर इसमें हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। इस फोर्थ चतुर्थांश में देखो जरा ध्यान से, फोर्थ चतुर्थांश में देखोगे पहले क्या देखना, एक्स, उसके बाद क्या देखना, वाई। एक्स अक्ष बताओ कैसा है, प्लस का, एक्स अक्ष प्लस का, कॉमा, वाई अक्ष बताओ कैसा है, वाई अक्ष माइनस का। ठीक है, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में, ठीक है, जो चिन्ह हो गए, पहला होगा प्लस का, फिर उसके बाद होगा माइनस। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ। ठीक है, हम बात करते हैं बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुपद के शून्यांक के बारे में मैंने थोड़ा सा बता रखा, ठीक है। इस उदाहरण के थ्रू भी आप लोगों को समझाऊंगा मैं। देखो जरा ध्यान से, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, ठीक है। कोई भी एक्स अक्ष का जो ग्राफ, अगर हमने कोई बहुपद का ग्राफ बनाया, क्या बनाया, ग्राफ, ठीक है, अगर वो उस एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काट रहा या उसे स्पर्श कर रहा, उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे। चलिए हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, px क्या है, एक बहुपद, ठीक है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना हुआ, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ग्राफ दिया गया। क्या दिया गया, ग्राफ। ठीक है, अब इसमें ऐसा ग्राफ हमें दे रखा इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट आकृति में दे रखा हमें इस तरीके का ग्राफ दे रखा, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब इसमें देखो पहले उसमें जो ग्राफ दे रखा कुछ इस तरीके से दिया, देखो इस तरीके का ग्राफ दे रखा, दे रखा। अब इसमें जरा देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया, बहुपद की शून्यांक या शून्य कैसे निकालना है, शून्यकों की संख्या कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, ठीक है। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या उसे स्पर्श करता है, ठीक है, उतने ही उसके बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। क्या होंगे, शून्यांक या शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मैंने एक रेखा दर्शाई, ये रेखा, ठीक है। ये रेखा क्या दर्शा रही, इसे देखो, ये इसके शून्यांकों की संख्या को बताओगी। अब इस रेखा ने बताओ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये पूरा है, चाहे एक्स डैश हो चाहे एक्स ये एक्स वाला हो, है तो पूरा का पूरा एक्स अक्ष, ठीक है। अब ये एक्स अक्ष को ये बताओ कितनी बार काट रहा, कितनी बार काट रहा है, यहाँ देखो, बोल लो, यहाँ बोल लो, देखो कितनी बार काटता है इसने, यहाँ एक बार काटा। कितनी बार काटा, तो हम बताने बहुपद के शून्यकों की संख्या। क्या बतानी, यानी कि बहुपद हमने इसमें किस चीज से दर्शा रखा, px, किससे दर्शा रखा, px। तो px से शून्यकों की संख्या बतानी, ठीक है। तो इसमें बोल लगे हम px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी है बताओ, 1। ये आंसर है इसका, इतना कार्य करना, ठीक है। फिर देखो सेकंड पर्सन में क्या दे रखा है, यहाँ पर दोबारा देखो, सेकंड पर्सन में दिया भाई इसी तरीके से एक ग्राफ दे दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बना दिया, फिर इसमें कुछ इस तरीके से ये मूल बिंदु ओ दे दिया इसका, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा दे दी, ये रेखा दे दी। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें भी हमें px के शून्यकों की संख्या बतानी, ये इसका क्या है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ नीचे देखो, ठीक है। इसका भी आंसर बताना आप लोगों को। अब देखो ये x, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये x डैश, ये y, और ये क्या है हमारा y डैश अक्ष, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो रेखा है इसमें मैंने एक रेखा दर्शा रखा, मतलब एक ये लाइन ड्रॉ रखी, इस लाइन में ये बताओ कितनी बार काट रखा x अक्ष को, कितनी बार काटा, 2 बार। देखो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, ठीक है। तो यही इसके क्या है, शून्यकों की संख्या। हम कहेंगे px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या,
पी एक्स से शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है 2। ठीक है, इसी तरीके से देखो थर्ड पर्सन में दिया हमें थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया, ऐसे ही ग्राफ दिया, यहाँ पर थर्ड उसमें दिया, देखो ऐसा ग्राफ दे रखा आप लोगों को। ठीक है, ये x ये x डैश, ये y और ये क्या है y डैश। ठीक है, अब इसमें देखो इस तरीके की रेखा दे रखी कुछ, ऐसा दे रखी। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें कितनी बार काटता है इस रेखा ने, 1 2 3, कितनी बार काटा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। ठीक है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है भाई 3। यही क्या है इसका आंसर, इतना कार्य करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया, देखो ग्राफ दे दिया दूसरे वाला, इसमें दिया इस तरीके से, ये एक ग्राफ दे दिया उसने। ठीक है, ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये हमारा y डैश। ठीक है, ये इस तरीके से हमें दे दिया। फिर इसमें एक रेखा ऐसे दे रखी भाई, सीधी रेखा खींच रखी। अब इस रेखा ने बताओ कितनी बार काटा है x को। ठीक है, तो हम कहेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो कितनी होगी बताओ इसमें 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन दे रखा, फिफ्थ नंबर पर भी देखो ऐसा दिया उसने, यहाँ पर ऐसा ग्राफ बना दिया, इस तरीके से बना दिया ग्राफ, और यहाँ पर x और यहाँ पर x डैश, यहाँ y और यहाँ पर क्या y डैश, ये मूल बिंदु O है ही। ठीक है, इस तरीके से उसने ऐसे दर्शा रखा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें बताओ x अक्ष से शून्यकों की संख्या कितनी है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताओ कितनी होगी। क्या ये x अक्ष को काट रहा, नहीं काट रहा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगी इसकी 0। देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक बिंदु पर कुछ लिखा हुआ, ऐसा जरा ध्यान से देखो, बहुपद के अगर शून्यक निकालने, शून्यांक निकालने, तो उसमें हमने बताया आप लोगों को बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है, वो तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी बार काट रहा है, या स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करना, मतलब अगर उसको टच करके भी जा रहा है ना लाइन को, तो भी काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसने ऐसा क्या करा, स्पर्श करा, कितनी बार स्पर्श करा, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार करा 1 बार। ठीक है, क्या इधर से नहीं करा, इधर से भी करा होगा, 2 बार हो सका नहीं, जब वो किसी भी x अक्ष को क्या कर रहा, हल्का सा ही स्पर्श कर रहा, हल्का सा स्पर्श कर रखा, यहाँ देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे को, लेकिन अगर तुम देखोगे ग्राफ में तो उसमें हल्का सा टच कर रखा, तो वो जितनी बार टच करेगा या स्पर्श करेगा, ठीक है, तो वही इसके क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 1, कितनी होगी 1, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर यहाँ 6 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा, 6 नंबर पर क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पर इसका भी देखोगे आप लोग, तो इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ग्राफ बनाने में तुम्हें थर्ड चैप्टर में सिखाऊंगा भी, ये उसमें भी आऊंगे भी आपको। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ कुछ इस तरीके से दे रखा है इसने, ये दे रखा है इस तरीके से दे रखा। अब इसमें देखो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4, कितना होगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से
हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्राफ को देख कर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही देखो अभी पी एक्स की, किसकी बात हो रही, यहाँ बहुपद में जो एक्स है उसे क्या बनना गया, शून्य, उसके निकालने वो शून्य, किसके निकालने, शून्य। अगर हम बात करते हैं इसी के अपोजिट, अगर मैं काम कर दूं यहाँ पर वाई के, किसके, वाई के, अगर हम वाई अक्ष पर बताने, फिर वाई के शून्यांक बताने, तो कैसा बताओगे, फिर चेक करेंगे कि वाई अक्ष को कितनी बार काटता। ध्यान रखना क्वेश्चन में वहां यहाँ पूछा गया पी एक्स के शून्य, किसके पूछे गए, अगर इसकी जगह पी वाई लिख देता ना तो आप लोगों को वाई अक्ष पर चेक करना होता कितनी बार वाई अक्ष पर काट रहा हो। यहाँ पी एक्स के बोला गया इसलिए हमने पी एक्स के, ठीक है, समझ में आया, नोट करो। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखो भाई, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक स्थिति में क्या करना, px के शून्यकों की संख्या बतानी। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण नंबर 1 में समझाया आप लोगों को, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमें क्या करना, इसमें px के शून्यकों की संख्या बतानी। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला ग्राफ दिया गया है, इस पहले ग्राफ में देखो यहाँ हमें px के शून्यकों की संख्या बतानी। ठीक है, इसका आंसर ये लिख रहा है, इनके नीचे देखो px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी है, देखो जरा ध्यान से। ये जो ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ में ये बताओ ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, बताओ। यहाँ जो रेखा है, ये वाली रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही कहीं से, जब नहीं काट रही हो देखो ये x अक्ष तो ये रहा यहाँ पर नीचे, ठीक है, और जो रेखा दर्शाई गई है इधर दर्शाई गई है, कहीं ऐसा कहीं प्रतिच्छेद थोड़ी कर रही। जब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो इसका मतलब ये इसमें इससे शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। कितनी है, 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड। अब यहाँ आंसर नंबर सेकंड में हम कहेंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। अब इस वाले में बताओ कितनी है, देखो। ठीक है, इस वाले में px के शून्यकों की संख्या बतानी। अब यहाँ पर देखो ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है, ये x डैश अक्ष हो गया, ये y हो गया और ये हमारा y डैश अक्ष हो गया। अब ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा, बताओ कितनी बार कर रहा, एक बार। तो px के शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आंसर नंबर थर्ड की। ठीक है, ये आंसर नंबर यहाँ पे थर्ड। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। अब px के शून्यकों की संख्या, इसमें देखो ये x अक्ष, x अक्ष को ये जो रेखा है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, देखो 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रही, तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला देखो, इस वाले में देखो आंसर नंबर 4 था, ये इसी के सामने कर रहा है 4। देखो यहाँ पर इसके px के शून्यकों की संख्या बतानी होगी, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। अब इसमें देखो यहाँ जो ये रेखा है इस x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही, 2 बार, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन है इसका, देखो आंसर नंबर हो गया 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ भी बोल देंगे px के शून्यकों की संख्या। ठीक है, अब इसमें भी देखो यहाँ पर ये जो x अक्ष पूरा का पूरा, अब x अक्ष को जो ये वाली लाइन है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही, देखो 1 2 3 4, कितनी बार कर रही है, 4 बार। ठीक है, तो px से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसी प्रकार से इस वाले को देखो, यहाँ पर आंसर नंबर कितना है, 6। ठीक है, यहाँ बोल देंगे px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। ठीक है, इसमें देखो ये हमारा x अक्ष, इस पर ये एक लाइन ड्रॉ रखी मैंने, इस लाइन में देखो जरा इसके शून्यकों की संख्या कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो 1 बार यहाँ पर,
दूसरी बार में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये कर रहा है सर स्पर्श, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। फिर तीसरी बार में देखा यहाँ भी क्या कर रहा है स्पर्श, तो कितना हो गया 1 2 3, कितने हो गए 3, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी 3, ठीक है। इस तरीके से इस एक्सरसाइज का पूरा के पूरा क्या होता है समापन, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट भी कल ही समझाऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है, नोट करो।